the name of Allah, the most gracious and merciful. I am Khawar Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. Today's lecture is on the subject Human Resource Management, in which we will discuss chapter number 10, which is titled as Performance Management, which is taken from the book of Stephen P. Robbins. The performance management means to manage the performance of the employees, that what you want your employees to achieve, you need to manage it. You want them to behave in certain way, you want them to be productive, you want them to achieve certain goals and targets that you have assigned to them during your planning processing. So in this topic we will discuss how human resource management manages the performance of the employees, how they are going to appraise their performance, what would be the objective of a performance management system, and how the performance appraisal is done. So let's move to our topic. So performance management. Every year most employees experience an evaluation of their past performance. हर साल बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपने पास्ट परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन जो है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं. पास्ट परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन एम्प्लॉइज़ के लिए ज़रूरी है. उसमें दो तरफ़ा फ़वाइद हैं. एक तो एम्प्लॉइज़ को, दूसरी तरफ ये फ़वाइद ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं. अब आपने ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि उनकी एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को देखना है कि उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, जिस तरीके का उन्होंने काम किया उसको इवैल्यूएट करना कि ठीक या गलत. ठीक काम का तयन अगर आप करते हैं, जी एम्प्लॉई ने काम दुरुस्त किया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड्स देंगे. यानी उसको आप कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स देना चाहेंगे उसकी बेस पे आप उनको जो है वो रिवॉर्ड्स देंगे. अगर आप उनको जो है वो नेगेटिव रिवॉर्ड्स देना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बंदे ने काम दुरुस्त नहीं किया, आप उसको डिमोट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से निकालना चाहते हैं, और एनी अदर थिंग्स लाइक दैट, तो वो किसी न किसी बुनियाद के ऊपर ये काम होना चाहिए. यानी चूँकि आप एक पर्सन है, उसने सारा साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. अब आप अगर किसी पर्सन को आप मॉनिटरी रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप उसकी सैलरी में इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर उसके पीछे कोई मेयार नहीं होगा, कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ये बात कह सकते हैं जी कि ये तो उस बंदे को आपने अगर रिवॉर्ड किया है, उसकी सैलरी में इंक्रीज़ किया, अगर उसके पीछे कोई लॉजिकल ग्राउंड, कोई बेस नहीं होगी, तो बाकी लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन के ज़िम्मे में आएगा. तो इसका मतलब कि आप किसी को, आप जो भी रिवॉर्ड्स आपने देने हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव्स हैं, आपको उनको इवैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया जो है वो डेवलप करना पड़ेगा. तो इवैल्यूएशन जॉब की, जो उनकी जॉब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, ये एक बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एम्प्लॉइज़ जनरली सी एनी सच इवैल्यूएशंस एज हैविंग सम डायरेक्ट इफेक्ट ऑन देयर वर्क लाइफ. यानी ये जो आपने इवैल्यूएशंस करनी हैं उनकी परफॉर्मेंस की, तो उसका उनकी वर्क लाइफ्स के ऊपर बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट आता है. दे में लीड टू इंक्रीज्ड पे. यानी जो आपने उनकी वैल्यूएशंस की हैं उससे इनकी पे बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है, और असिस्टेंस इन पर्सनल डेवलपमेंट एरियाज़. यानी जहाँ पे अगर उनकी कोई खामियां आपने निशानदेही की हैं तो आप उनको फिर ट्रेन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको इस जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उनकी मदद करते हैं. वो भी चूँकि आपने उनको वैल्यूएट करके उनको उनकी खामियां बताई हैं, तो उन्हें भी पता चलता है कि हमने इन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूव करना है, for which the employee needs some training. As a result, any evaluation of employees work can create an emotionally charged event. यानी वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस एम्प्लॉइज़ के इन्वॉल्व होते हैं. अब हम जो ऐसे अगली स्लाइड है जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. अब इसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने रखा होता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व न्यूमरस एक्टिविटीज़. यानी इसमें एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ शामिल हैं. फार मोर दैन सिंपली रिव्यूइंग व्हाट एन एम्प्लॉई हैज़ डन. यानी इसका मकसद सिर्फ इतना नहीं कि आपने एम्प्लॉई की कारकर्दगी को रिव्यू करना है, यानी इसके कुछ और मकासद हैं. दीज सिस्टम्स मस्ट फुलफ़िल सेवरल पर्पसेस. यानी इन सिस्टम्स ने बहुत सारे मकासद को फुलफ़िल करना है. उनमें से चंद एक के ऊपर हम बात करते हैं जी. पर्पसेस ऑफ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम जो है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पर्पसेस क्या हैं. पहला पर्पस, 3 पर्पसेस के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे. पहला है जी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, यानी परफॉर्मेंस को अप्रेज़ करना.
परफॉर्मेंस अप्रेजल्स टेक द पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वेज टू एम्प्लॉइज हाउ वेल दे हैव प्रोग्रेस्ड टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। यानी यहाँ से आपने जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है आप उसमें ये बताते हैं, तो यानी परफॉर्मेंस को आप जांच रहे हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर एम्प्लॉइज़ को इवेलुएट कर रहे हैं, बता रहे हैं जी कि उन्होंने जो गोल्स उनको दिए गए थे उनकी जानब उनकी क्या पेशकदमी रही, कहाँ तक उन्होंने उन गोल्स को अचीव किया नहीं किया, ये जो बात बताना है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाती है। अब मसलन आप जिस तरीके से कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा हो, आपको आपके टेस्ट ना हो, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स ना हो, आपको असाइनमेंट्स ना दी जाएं, आपको एनुअल रिज़ल्ट ना दिया जाए, आपकी जो ग्रेडिंग्स आपकी मिल रही हैं वो आपको ना दी जाएं, और वैसे आपको अगर पढ़ाने के ऊपर लगा दिया जाए कि आप जी ये पढ़ें, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तालीम का जो है वो हाल क्या होगा। यानी क्योंकि आपको ना ये बताया जाएगा आप ये क्यों कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, आपने इस सब्जेक्ट में क्या सीखना है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी ग्रेडिंग किस तरीके से होगी, आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किस तरह से किया जाएगा, आपको ग्रेड्स कैसे असाइन किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह पे आपके लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी इसमें ग्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होगी। इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ को भी ज़रूरत होती है कि उन्होंने जो काम किया हुआ है, जो उन्होंने मेहनत की है, उसके बारे में उनको बताया जाए। यानी आप उनको बताएं कि उन्होंने अच्छा काम किया या अच्छा नहीं किया। अगर आप उनको अच्छा काम जो है वो उन्होंने अच्छा काम किया, आप उसको शाबाश देते हैं, आप उनको बताते हैं यू पीपल हैव डन गुड वर्क, तो दे विल बिकम मोटिवेटेड, यानी वो और ज़्यादा शौक़ से काम करेंगे। उनको पता चलेगा कि हमारे काम को देखा गया है, हमारे काम को परखा गया है। तो जो काम करने वाले लोग हैं वो निकम्मे लोगों से, जो काम चोर लोग होते हैं, उनसे मुमताज़ होते हैं। पता चलता है ये बंदा काम करने वाला है, ये बंदा काम नहीं करने वाला। तो अगर आपका इवैल्यूएशन का कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो जो काम करने वाले लोग हैं वो डीमोटिवेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब पे इंक्रीज़ कर दी बगैर किसी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के, तो इसका मतलब काम करने वाले लोगों को आपने काम ना करने वाले लोगों से डिस्टिंग्विश नहीं किया। सो अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं होंगे तो दे विल बिकम डीमोटिवेटेड, तो इसका मतलब उन्हें काम करने का फ़ायदा कोई नहीं। इसका मतलब परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जो है वो अच्छे लोगों के लिए एक नहायत ज़रूरी चीज़ है कि आप उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को आप इंक्रीज़ करते हैं, वो और शौक़ से मेहनत से काम करते हैं। और पर्टिकुलरली जब इवैल्यूएशन की बेस पे आप पे इंक्रीज़ देते हैं, आप प्रमोशंस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि काम करने का एक इन्वायरमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक सबसे बुनियादी मकसद है दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेकंड वन इज़ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट areas in which an employee has a deficiency or weakness or an area that simply could be improved through effort to enhance performance। यानी आप जब इवैल्यूएशन करते हैं तो आपने जो मेयार रखा हुआ है उसके मुताबिक अगर एम्प्लॉय पूरा नहीं उतर रहा, 70% पूरा उतर रहा है, 80% पूरा उतर रहा है, जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसीज़ हैं आप उनको पॉइंट आउट करेंगे और उस बंदे से डिस्कस करेंगे। आप उनको बताएंगे कि आपके अंदर ये खामियाँ थी, इन चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है। तो इसका मतलब कि इवैल्यूएट करके आप उस बंदे को उसकी खामियाँ समझा के बता के उसको जब वो नई चीज़ें सिखा रहे हैं तो आप उस एम्प्लॉय का फ़ायदा कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डेवलप द एम्प्लॉइज़। इट मीन्स कि आपकी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट का बायस बनता है, इसको ये मकसद फुलफ़िल करना चाहिए। थर्ड वन इज़ द डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस आउटकम्स, कि जो आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस जिस तरीके से किया उसको आपने रिकॉर्ड उसका रखना, डॉक्यूमेंट करना, लिखना अपने पास। अब इसके मुख्तलिफ मकासद हैं। एक तो ये कि आपको कानूनी तौर पर आपने जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉज होते हैं या और कोई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो लॉज बने हुए हैं, यानी आप किसी पर्सन को डिमोट करते हैं, जब आप अपने पास रिटन रिकॉर्ड होगा तो आपके पास ये सबूत होता है कि आप ये बता सकते हैं कल अगर वो कोई पर्सन आपके ख़िलाफ़ अगर कोई केस कर देता है तो आपको अपना इसका जो उसको निकालने का जो जवाज़ है वो अपने पास मौजूद रखना चाहिए। इसी तरीके से किसी को आप जो है वो प्रमोट करते हैं तो जब आपके पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होंगी तो आप यानी बता सकते हैं कि इस बेस के ऊपर हमने इस बंदे को प्रमोट किया, इस बेस के ऊपर हमने पर्सन को डिमोट किया, इस बेस के ऊपर हमने पर्सन को जॉब से निकाला। तो आपके ख़िलाफ़ कोई भी पर्सन जो है वो अगर कोई कानूनी चाराजोई करने का इरादा करता है तो आपके पास उसका जवाब मौजूद होता है। सो ये होंगे जी हो गए पर्पसेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के। नेक्स्ट इज़ द अप्रेजल प्रोसेस। अब हम इसमें हमारी जो डिस्कशन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से हमने लिमिट कर दी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ। द अप्रेजल प्रोसेस, अप्रेजल प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है जी, यानी ये कैसे शुरू होकर कहाँ तक जाता है।
इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अप्रेजल प्रोसेस में सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं, मेयार बनाने होते हैं, यानी एक मेयार वज़ा करना होता है, यानी जहाँ पे हम कहते हैं कि ये वो गोल्स हैं जो कि आप लोगों ने अचीव करने हैं। यानी एम्प्लॉइज़ को एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, एक मेयार दिया जाता है, जहाँ तक यानी अब ये उनकी जो ऑन दी जॉब कारकर्दगी है उसके हवाले से हो सकता है, जॉब रिलेटेड स्किल्स, जॉब रिलेटेड नॉलेज, जॉब रिलेटेड जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उनका जो बिहेवियर है विद कोलीग्स, उनका जो बिहेवियर है बॉस के साथ, जूनियर्स के साथ, यानी उन चीज़ों के हवाले से आपने कुछ स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पे तयन करना होता है कि एम्प्लॉइज़ ने यूँ काम करना है, इस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, दिस इज़ हाउ दे मस्ट बिहेव विद पीपल विद द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं जिसकी बुनियाद पे आपने फिर लोगों को उनकी इवैल्यूएशन करनी है। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस, यू नीड टू कम्युनिकेट विद दैम व्हाट यू एक्सपेक्ट दैम टू डू। आपने उनको कम्युनिकेट करना, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो आपने उनको कम्युनिकेट करने हैं ताकि उनको भी पता चले। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो उनकी कारकर्दगी है उसको मेजर करना। अब ये इसके लिए आपके पास निज़ाम मौजूद होना चाहिए कि अगर आप मसलन ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम है, आपको अगर आपने एक पर्सन ने एम्प्लॉई ने काम किया, वो काम बाज़ होता है 3 बंदों से गुज़र के एक बॉस के पास पहुंचा। अब बॉस को यही नहीं पता कि इस जो असाइनमेंट थी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किस पर्सन की है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी आपको ना जो एम्प्लॉई की कारकर्दगी जिस एम्प्लॉई की है वो आपको जो है वो पता ही नहीं चल सकती कि किस पर्सन ने काम किया है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर पर्सन की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको आप मेजर कर सकें। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉई, फिर जो भी आपने उसको जिस तरीके से इवेलुएट किया, जिस तरीके से अप्रेज़ किया है, वो एम्प्लॉई के साथ डिस्कस करना। अब डिस्कस करना जो है एक अहम एक कदम होता है, एक अहम ऑर्गेनाइजेशन का ये इवेंट होता है एम्प्लॉई की ज़िंदगी में भी, जो रेटर या अप्रेज़र होता है उसकी लाइफ में भी, कि बाज़ ये होता है कि जब आप उस पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं तो पर्सन डीमोटिवेट हो सकता है, वो पर्सन नेगेटिव इमेज ले सकता है, वो दिल उसका टूट सकता है, वो बाज़ ये होता है उसको समटाइम्स यू क्रिटिसाइज, यू टेल हिम दैट दिस इज़ वेयर यू हैव आर कमिटिंग रॉन्ग्स, तो वो पर्सन जो है वो उससे उस क्रिटिसिज्म से जो है वो आपके अगेंस्ट हो सकता है, वो आपके साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड रख सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि फिर आपने मैनेज करनी होती हैं। इनिशिएट करेक्टिव एक्शन इफ़ नेसेसरी, तो अगर परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंसेस आए हैं एम्प्लॉइज़ की, आप कारकर्दगी को किसी जगह पे दुरुस्त करना चाहते हैं, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लेने होते हैं। सो दिस इज़ हाउ अप्रेजल प्रोसेस गोज़। अगला जो है जी टॉपिक हमारा दैट इज़ अप्रेजल मेथड। मेथड्स क्या क्या हैं जिसकी बेस पे आपने परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करनी है। 3 अप्रोचेज एग्जिस्ट फॉर डूइंग अप्रेजल्स। एम्प्लॉइज़ कैन अप्रेज अगेंस्ट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स और आउटकम्स। ये 3 अप्रोचेज हम डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पे अप्रेजल्स किए जाते हैं। पहले एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, यानी किसी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स आप वज़ा करते हैं उसकी बेस पे इवैल्यूएट करते हैं, फिर रिलेटिव स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बेस पे इवैल्यूएट करते हैं, और फिर एक्चुअल आउटकम्स की बेस पे आप उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो इन मेथड्स को इंडिविजुअली, इन तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है जी इवैल्यूएटिंग एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स। क्या है जी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड में इवैल्यूएशन? दिस मीन्स दैट एम्प्लॉइज़ आर कंपेयर्ड टू अ स्टैंडर्ड, यानी आपने एक स्टैंडर्ड वज़ा कर दिया उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, एंड देयर इवैल्यूएशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉई इन अ वर्क ग्रुप। अब यानी वो जो इवैल्यूएशन है उसका किसी और वर्क ग्रुप जो और एम्प्लॉइज़ हैं उससे ये आज़ाद है, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मसलन 5 लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब जो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है वो एक मखसूस स्टैंडर्ड के साथ मेजर करना है। आपस की उनकी कारकर्दगी को एक दूसरे से कंपेयर करके नहीं करना कि ये एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि एक मखसूस कारकर्दगी के साथ जब आपने कंपेयर करना, हो सकता है 5 एम्प्लॉय जो हैं उस कार स्टैंडर्ड के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, हो सकता है 5 ही ना उतर रहे हों। अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करें तो उसके में मकसद ये है कि 5 के अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ अच्छे काम कर रहे होंगे। मसलन जब आप 5 एम्प्लॉइज़ को की कारकर्दगी को आपस में अगर कंपेयर करें तो उसमें यह है जी कि एक को आप पहला नंबर देते हैं, एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे और एक 5वें पे है। अब 5 एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी कारकर्दगी को आपने रेट कर दिया आपस में कि ये इसने सबसे अच्छी की, एक आ गया जो उसने सबसे बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड के ऊपर एक भी एम्प्लॉय की कारकर्दगी पूरी ना उतर रही हो। तो फिर ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी बेस पे आपने फिर डिसाइड करना होता है कि हमने किस बेस के ऊपर अप्रेजल करना है। इनके हर मेथड के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई निज़ाम आपने फिर चलाना होता है जिसकी बेस पे इवैल्यूएशन करनी है। दिस प्रोसेस असेसेस एम्प्लॉई जॉब ट्रेड्स एंड और बिहेवियर्स, यानी इसके अंदर आप एम्प्लॉई के जॉब ट्रेड्स और बिहेवियर्स को असेस करते हैं। इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर फॉलोइंग मेथड्स, यानी जो ये मेथड्स हैं जी इस ग्रुप के अंदर, द क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल, ये पहला मेथड है, द चेकलिस्ट, द ग्राफिक रेटिंग स्केल, फोर्स्ड चॉइस एंड बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। ये 5 मेथड्स हैं। इन 5 मेथड्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है जी क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल क्या है जी, कि आप किसी क्रिटिकल इंसिडेंट की बेस के ऊपर आप अप्रेजल कर रहे हैं, उसकी बेस पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। एक भी इंसिडेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा इंसिडेंट्स हो सकते हैं। इट फोकसेस द रेटर्स अटेंशन, जो अप्रेजल करने वाला है उसकी जो अटेंशन है जी ऑन क्रिटिकल और की बिहेवियर्स दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ जॉब इफेक्टिवली और डूइंग इट इनफेक्टिवली। यानी जो रेटर है वो अटेंशन किस तरह पे रखता है जी, क्रिटिकल और की बिहेवियर्स जो कि डिफरेंस शो करवाते हैं कि ये काम आपने इफेक्टिवली किया या इनफेक्टिवली किया। यानी सर्टन क्रिटिकल इंसिडेंट्स, क्रिटिकल फैक्टर्स, क्रिटिकल बिहेवियर्स जो एम्प्लॉई के मखसूस जॉब के ऊपर होने चाहिए, उसकी बेस पे उसने जो बिहेव किया वो आप देखते हैं कि इसने अच्छा बिहेव किया या बुरा बिहेव किया, यानी इस चीज़ को आप नोट करते हैं। द अप्रेजर राइट्स डाउन एनेक्डोट्स डिस्क्राइबिंग एम्प्लॉइज एक्शंस दैट वर स्पेशली इफेक्टिव और इनफेक्टिव, यानी अगर उसने अच्छा काम किया उसका एक रिकॉर्ड उसने अपने पास रखना है। चंद सतूर के अंदर वो मेंशन करता है जिसने इस तरीके से बिहेव किया, इफेक्टिव है या इनफेक्टिव है, उसका फिर आप डिसाइड करते हैं। मसलन मैं इसकी अगर हम एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि एक पुलिसमैन है। अब उस पुलिसमैन ने किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर कोई एक पर्सन था, उसने जनाब कोई हथियार अपने हाथ में लिए, उसने चंद लोगों को हॉस्टेज बना दिया। उस पर्सन ने क्या किया जी, वो पर्सन गया, जो पुलिसमैन था उसने उस बंदे के साथ डायरेक्ट जाके गुफ्तगू की, उसके साथ कोई ऐसी बातचीत की, उस बंदे ने उनको छोड़ दिया। अब ये एक तरीक़ाकार है उस बंदे का इस सिचुएशन के अंदर। एक पर्सन, अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि वो डायरेक्ट उस बंदे के साथ जो है वो फायरिंग शुरू कर देता, गोलियाँ चला देता, तो गोलियाँ चलाने में उस बंदे को मार भी सकता था। हो सकता है जिसने होस्टेज किया था लोगों को, उसको मारते हुए वो जो अग्रेसर पर्सन था, हो सकता है जो उसने जिन लोगों को अपने पास होस्टेज बनाया वो उनमें से किसी को मार देता। अब यानी ये एक इवेंट था, इस इवेंट के ऊपर आपने उसको प्रेज़ किया जी कि ये पर्सन जो था उसने गुफ्तगू के ज़रिए उस बंदे को कायल करके उन लोगों को आज़ाद करवा लिया। तो ये आपने इस इवेंट के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस लिखनी है जी कि इसने इफेक्टिवली काम किया या इनफेक्टिवली काम किया। दूसरा मेथड जो है चेकलिस्ट अप्रेजल। चेकलिस्ट अप्रेजल के अंदर, इन द चेकलिस्ट अप्रेजल the evaluator uses a list of behavioral descriptions and checks of behaviors that apply to the employee। यानी चेकलिस्ट अप्रेजल के अंदर जो इवेल्यूएटर है वो सर्टन बिहेवियरल डिस्क्रिप्शंस के एक पर्सन ने वर्क प्लेस के ऊपर किस तरीके से जो बिहेव करना है अपनी जॉब के अंदर, कि जी उसने जॉब के अंदर ये काम करने हैं, उनकी एक लिस्ट उसके पास मौजूद है। तो आपने वो लिस्ट लिखी हुई है, उन जो लिस्ट आपने लिखी है जी कि इसको यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए। हर एम्प्लॉई के अप्रेजल करते वक्त वो उसको जो आगे मसलन 2 कॉलम्स बने हैं, एक येस का एक नो का, हम कहते हैं जी उसने ये ऐसे काम किया, अगर नहीं किया तो नो के आगे टिक लगा दी, अगर हाँ तो येस के आगे टिक लगा दी, यानी आपने चेक्स कर दिया। मसलन मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यानी जो कस्टमर्स को जिन्होंने डील करना है, अब उसके जो हैं वो आपने मुख्तलिफ अपने पास जो बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन थी उसकी वो अपने पास लिखी। मसलन मैं 2-3 आपके साथ ये डिस्क्रिप्शंस की लाइंस आपसे शेयर करता हूँ। मसलन पहली आपने लिख दीजिए कि आर सुपरवाइजर्स ऑर्डर्स यूजुअली फॉलोड, कि ये जो पर्सन है जी क्या अपने सुपरवाइज़र के ऑर्डर फॉलो करता है। आगे आपने लिख दिया येस और नो। अब अगर उसने फॉलो करता है तो आपने येस लिख दिया, अगर नहीं करता तो नो लिख दिया। अब ये है चेक लिस्ट कि आपने पहले एक बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन लिखी, अगर वो उसके ऊपर पूरा आ रहा है तो येस, नहीं आ रहा तो नो। आपने कहा जी डज द इंडिविजुअल अप्रोच कस्टमर्स प्रॉम्प्टली, कस्टमर्स के साथ क्या ये फ़ौरन अप्रोच करता है, आपकी दुकान पे कोई आया क्या फ़ौरन उसने उसको अप्रोच किया जी आपको क्या चाहिए, अगर तो येस कर दें, नो तो नो कर दें। यहाँ से फिर आपने उसकी
इसी तरीके से ये मैंने 2 बातें की, और भी कुछ 4, 5, 10, 20 आप जितने चाहें आप उस पर्सन की जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है जॉब के ऊपर, उसके हिसाब से आपने एक चेक लिस्ट बना ली। अब जो येस है और नो उसको आपने चेक कर देना है, उसकी बेस पे आप उनको फिर अप्रेज करते हैं। तीसरा जो मेथड है ये ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल। ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रेजल यानी आपने एक स्केल डिवाइस करना होता है। स्केल जो है यूजुअली मसलन ये 1 से लेके 5 तक आप एक नंबर्स बना लेते हैं। उस स्केल के ऊपर आपने फिर मुख्तलिफ आपने जिस तरीके से मैंने अभी बात की जी कि आपने कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हैं, इसी तरीके से आप मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो है वो प्लेस करते हैं। वो मसलन जी रेटिंग स्केल कैन बी यूज टू असेस फैक्टर सच एज, वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, जॉब नॉलेज, कोऑपरेशन, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी, अटेंडेंस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एटीट्यूड्स एंड इनिशिएटिव्स। मसलन ये आपने कुछ फैक्टर्स हैं जो आपने एक रखे। अब इन फैक्टर्स के ऊपर आपने उस पर्सन को इवेलुएट करना है। अब इवेलुएशन का आपने एक रेटिंग स्केल बना दिया। रेटिंग स्केल क्या है जी, मसलन हमने कहा जी नंबर 5 है, नंबर 5 पे आप लिख लेते हैं जी हाईली सेटिस्फैक्टरी। हमने 5वें नंबर पे ये मसलन हमने बात करना है जी अटेंडेंस के ऊपर हमने बात की, 5 नंबर हमने रख दिया हाईली सेटिस्फैक्टरी कि इसका मतलब उसकी कारकर्दगी सबसे यानी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है। चौथे नंबर पे आप रख देते हैं जी सेटिस्फैक्टरी। तीसरे नंबर पे आप रख देते हैं जी लेस सेटिस्फैक्टरी। फिर आप रखते हैं अनसेटिस्फैक्टरी। फिर आप नंबर 1 पे लिख देते हैं हाईली अनसेटिस्फैक्टरी। यानी अब उस जो आपने फैक्टर्स थे उसके ऊपर जो आपने रेट करना है। 5 के ऊपर आपने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को इसका मतलब रख दिया, नंबर 1 पे सबसे बुरी परफॉर्मेंस को रख दिया। इवेलुएटर जो है वो क्या करेगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस सब बहुत अच्छी थी वो 5 पे रख दिया। जॉब नॉलेज है उसने जी 4 नंबर को टिक कर दिया। बाद में आप क्या करते हैं, सारे नंबर्स को टोटल कर लेते हैं। इसकी बेस पे आप सारे एम्प्लॉइज़ को जब इस ग्राफिक रेटिंग स्केल पे जब इवेलुएट करेंगे तो उनका स्कोर आपके पास आ जाएगा। चौथा जो मेथड है दैट इज़ फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल। फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल जो है जी, द फोर्स्ड चॉइस अप्रेजल इज़ अ टाइप ऑफ चेक लिस्ट है। ये भी एक चेक लिस्ट की तरह, वेयर द रेटर मस्ट चूज़ बिटवीन 2 और मोर स्टेटमेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अप्रेजर के पास लिखी होती हैं, यानी किसी मखसूस बिहेवियर के हवाले से। ईच स्टेटमेंट में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल, वो स्टेटमेंट जो हो सकती है जो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। द अप्रेजर्स जॉब इज़ टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट और इन सम केसेस लीस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग इवेलुएटेड। यानी मकसद इसमें ये होता है कि आपके पास एक ओपन, जिस तरह ये क्रिटिकल इंसिडेंट की हम बात करें तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, आपके पास यानी ओपन स्पेस होती है जी कि आप उस बिहेवियर को अपने उस एम्प्लॉई के बिहेवियर के लिए जो भी डिस्क्राइब आप करते हैं यू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे है जी कि जो फोर्स चॉइसेस जो हैं अप्रेजर के पास वो महदूद होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स में से जो उस पर्सन के बिहेवियर के बारे में आपको मुनासिब मालूम होती है, आप कहते हैं जी उसके मुताबिक उस एक चॉइस को आप जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। तो यानी इसमें आज़ादी नहीं होती है अप्रेजर को कि अपनी मर्ज़ी से उसने जो है वो स्टेटमेंट्स अपनी मर्ज़ी से उसने नहीं बनानी। जो उसके पास 2 या 3 स्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है उस रेटर के जहन के मुताबिक उसकी कोई और भी स्टेटमेंट जो है वो बन सकती हो, लेकिन जो उसके पास दी गई हैं चॉइसेस उन्हीं में से उसने किसी एक का इंतखाब करना है। पाँचवा जो मेथड है दैट इज़ बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। दीज स्केल्स कंबाइन मेजर एलिमेंट्स फ्रॉम द क्रिटिकल इंसिडेंट्स, यानी जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हमने डिस्कस किया उसके एलिमेंट्स हैं इसमें, और एंड ग्राफिक रेटिंग स्केल अप्रोचेस। और जो तीसरी अप्रोच हमने डिस्कस की थी जिसमें आप एक रेटिंग स्केल डिफाइन करते हैं, आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं। द अप्रेजर रेट्स द एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन items along a continuum, but the points are example of actual behavior on the given job rather than general descriptions of the traits। यानी जिस तरह हमने ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर जो जनरल डिस्क्रिप्शंस थी एम्प्लॉई के बिहेवियर की या जॉब को हमने डिस्क्राइब किया कुछ फैक्टर्स के साथ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसमें आप ये करते हैं जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हैं उन्हीं को आप लिखते हैं। वो जो हैं वो तयशुदा नहीं होते, वो कुछ भी हो सकते हैं। अप्रेजर ने जॉब के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो निकाल दिए अपनी मर्ज़ी से, उनके हिसाब से फिर उसने उनको रेटिंग स्केल जो है वो असाइन कर देना है। तो ये है जी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स जिसकी बेस पे आप एम्प्लॉइज़ को इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स। रिलेटिव की बात हम उस वक्त करते हैं जब एक चीज़ को दूसरी से कंपेयर किया जाता है। रिलेटिव स्टैंडर्ड्स मेथड्स
कि आप उस जैसे एक एम्प्लॉई को आप रेट करने जा रहे हैं, एक एम्प्लॉई की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, तो किसी मखसूस स्टैंडर्ड से उसकी इवैल्यूएशन नहीं करनी, मुकाबला नहीं करना, बल्कि उन एम्प्लॉइज़ के साथ एम्प्लॉइज़ के साथ जो है वो मुकाबला करके आपने किसी उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स मेथड, कि एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर आपने करना है, ये है रिलेटिव स्टैंडर्ड। पहला मेथड इसमें है जी ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग। ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग में जी ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग रिक्वायर्स द इवेल्युएटर टू प्लेस एम्प्लॉइज़ इनटू अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, यानी किसी मखसूस क्लासिफिकेशन में उसने एम्प्लॉइज़ को करना है, सच एज द टॉप 20%। यानी मसलन ये एक एग्जांपल है जी कि टॉप 20% में आपने, यानी आपने एक कैटेगरी बनाई है टॉप 20, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनमें से आपने मसलन आपके पास जो है जी 100 एम्प्लॉइज़ हैं, तो जो टॉप के 20 हैं उनको आपने पहले ग्रुप में रख दिया। उसके बाद आपने जो अगले 3 हैं उनको 30 हैं उनको अगले ग्रुप में रख दिया। उसके बाद अगले 30 को रख दिया। आखिर पे फिर आपके पास 20 एम्प्लॉइज़ बच गए। अब यहाँ से क्या होगा, जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो टॉप 20 में चले गए, जिन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया वो बॉटम 20 में जो है वो चले गए। तो इस तरीके से आपने अंदाज़ा किया कौन एम्प्लॉई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। फिर है जी इंडिविजुअल रैंकिंग। ये ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग थी, अब ये इंडिविजुअल रैंकिंग है। द इंडिविजुअल रैंकिंग मेथड रिक्वायर्स द इवैल्यूएटर मेयरली टू लिस्ट एम्प्लॉइज़ इन ऑर्डर फ्रॉम द बिगेस्ट टू लोएस्ट, यानी जो सबसे हाईएस्ट टू द लोएस्ट, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला है उसको सबसे ऊपर रख दें। अब ये इंडिविजुअल को लिस्ट करना है, ग्रुप में नहीं करना आपने। मसलन जिस तरह जो टॉप 20 की मैं बात कर रहा था, उस टॉप 20 में जो 20 हैं उनकी सबकी परफॉर्मेंस, इसका मतलब एक जैसी है ना। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो बेस्ट वाला है सबसे ऊपर उसको प्लेस करना, जो सबसे बुरा परफॉर्मर है उसको सबसे आखिर पे करना है। इन दिस प्रोसेस ओनली वन एम्प्लॉय कैन बी रेटेड बेस्ट, यानी जो सबसे बेहतरीन है एक एम्प्लॉय सबसे बेहतरीन होगा और एक एम्प्लॉय सबसे बुरा होगा जो बॉटम पे होगा। उसके बाद है जी पेयर्ड कंपैरिजन। द पेयर्ड कंपैरिजन मेथड सिलेक्ट्स वन जॉब ट्रेड एंड देन कंपेयर्स ईच एम्प्लॉई इन अ ग्रुप विद द अदर्स। यानी पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के अंदर आपने एक जॉब ट्रेड सेलेक्ट की और हर एम्प्लॉई जो एक ग्रुप के अंदर है उसको दूसरों के साथ उसी ट्रेड के ऊपर आप कंपेयर करते हैं। अब मसलन ये इस तरह से, क्योंकि एक जॉब को परफॉर्म करने में एक से ज़्यादा ट्रेड्स इन्वॉल्व होती हैं। कुछ ट्रेड्स कुछ एम्प्लॉइज़ के अंदर बेहतर होती हैं, कुछ में कम होती हैं। कुछ एम्प्लॉइज़ के अंदर कुछ ट्रेड्स ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। अब आप हर ट्रेड के साथ जब इंडिविजुअली कंपैरिजन करते हैं, फिर उनके नंबर आप अलॉट करते हैं, उनका एक स्कोर इज़ ऑब्टेन्ड फॉर ईच एम्प्लॉय बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ पेयर्स इन विच द इंडिविजुअल इज सुपीरियर एट द जॉब ट्रेड, रैंकिंग ईच इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू ऑल अदर ऑन वन बेसिस। यानी हर ट्रेड के ऊपर आप एम्प्लॉई को रेट करते हैं कि जी इस रैंकिंग के अंदर ये एम्प्लॉई अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। मसलन आप जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके यानी आप उसका नंबर जो है वो बड़ा रख देते हैं, जो कम परफॉर्मेंस है उसका नंबर आप छोटा रख देते हैं। तो उस हिसाब से टोटल फिर आप जो है मार्क्स उनके कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है उसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया, इसने सबसे कम परफॉर्म किया। ये हैं जी आपके रिलेटिव स्टैंडर्ड मेथड। अब तीसरा जो मेथड है यूजिंग अचीव्ड आउटकम्स टू इवेलुएट एम्प्लॉइज़, कि आप एक्चुअल आउटकम्स जो उन्होंने गेन किए होते हैं उसकी बेस पे एम्प्लॉइज़ को इवेलुएट करते हैं। एम्प्लॉइज़ आर इवेलुएटेड ऑन हाउ वेल दे अकम्पलिश अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन्ड एज क्रिटिकल इन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब। यानी जो जॉब के कंप्लीशन सक्सेसफुल कंप्लीशन में आपने जो उनको टारगेट सेट करके दिए, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स उनको दिए, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या अकम्पलिशमेंट की, उसके हिसाब से आप उनकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। दिस अप्रोच में भी रिफर टू एज गोल सेटिंग, यानी इसको हम गोल सेटिंग के अंदर भी इस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं, बट इज़ मोर कॉमनली रिफर टू एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऊपर हमने जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। हमने भी यहाँ पर इसको डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के आप जो हैं वो एम्प्लॉइज़ को शामिल करते हैं परफॉर्मेंस गोल सेटिंग के अंदर, और उनको मिला के आप जो हैं मसलन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके आप गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उसमें एम्प्लॉइज़ की इनपुट जो है वो शामिल होती है। फिर डिवीज़न, डिपार्टमेंट और लोअर लेवल जो आपके सेटअप्स होते हैं वहाँ पे हर मसलन एक डिवीज़न का गोल्स जो रखे जाते हैं उसमें डिवीज़न के मुतल्लिका एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको शामिल किया जाता है। उनकी रज़ामंदी के साथ, उनकी इनपुट के साथ जो हैं वो गोल्स डिवाइस किए जाते हैं। एम्प्लॉइज़ को पता होता है कि हमने ये गोल सेट किए हैं, हमने इन गोल्स को अचीव करना है,
और फिर जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई होती है वो सबके सामने होती है। सो ये पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, कि आप तमाम लोगों को, यानी ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर टॉप मैनेजमेंट जो है वो गोल सेटिंग कर देती है, फिर उन गोल्स की जो सेट गोल्स होते हैं उसकी बेस पे आप इवैल्यूएशन करते हैं, नहीं, बल्कि लोगों को शामिल करके, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी शामिल करके आप गोल सेटिंग करते हैं। फिर उनको भी वो गोल सेटिंग में शामिल हुए होते हैं और फिर वो उनको दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग देयर गोल्स। कॉमन एलिमेंट्स इन MBO प्रोग्राम्स क्या हैं जी? कॉमन एलिमेंट्स स्पेसिफिक गोल्स के गोल्स जो हैं वो वाजे होते हैं। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटिव होती है, एम्प्लॉइज़ शामिल होते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो स्पेसिफाई किया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमने इन गोल्स को अचीव करना है। परफॉर्मेंस फीडबैक, और जो आप उन्होंने परफॉर्म किया होता है वो आप उनके साथ डिस्कस करते हैं। सो ये आपके अप्रेजल मेथड हो गए जी। हमने इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात की, और हमने फिर अप्रेजल प्रोसेस को डिस्कस किया, फिर हमने जो अप्रेजल मेथड्स हैं उनके ऊपर बात की। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।